Hello everyone, welcome to Unstoppable. I hope you are doing well. Guys, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत सारे आज न्यूज़ आपके लिए करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। आज का पूरा अगर द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर अगर आज उठा करके देखो तो G20 सबसे बड़ा आज आपको दिखेगा हेडलाइन। सब सारे न्यूज़पेपर में G20 दिखेगा। इवन यहाँ तक कि द हिंदू में भी अगर पूरे पेज देख लो तो G20 से भरा हुआ है। तो गाइज G20 के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही क्योंकि ये बिग अपडेट, बिग न्यूज़, ठीक। बट ये बड़े बड़े जो सबमिट होते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो सबसे पहले हम उन छोटे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद G20 समिट के ऊपर बातचीत करेंगे कि G20 समिट में क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या चीज़ें होने की संभावनाएं जताई जा रही है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ओके गाइस, तो पहले छोटे छोटे जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मोरक्को में एक अर्थक्वेक आया है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 से भी ज़्यादा लोगों की देहांत हो गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मोरक्को में जो ये अर्थक्वेक आया है लगभग 100 ईयर्स के बाद आया है, इतना खतरनाक वाला अर्थक्वेक, ठीक है ना। आप नेपाल वाला सिनेरियो देखो तो नेपाल में भी इस तरीके के अर्थक्वेक आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके इन्वायरमेंट में कह लो या आपके जियोग्राफी में कह लो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि अर्थक्वेक में आपको देखना है कि फोकस क्या होता है, ठीक है ना, ईपी सेंटर क्या होता है। फिर आप यहाँ पे देखो ये सब आपको अपने लिए नोट्स बनाना है। मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ अर्थक्वेक से रिलेटेड पॉइंट्स है कि फोकस क्या होता है, ईपी सेंटर क्या होता है। फिर आप देख लेना कि कौन कौन से कारण होते हैं अर्थक्वेक आने के पीछे, ठीक है ना। एंथ्रोजेनिक कॉजेस कौन से हैं, नेचुरल कॉजेस कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में जान लेना, समझ रहे हो ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट्स के ऊपर आप लोग एक बार देख लेना। फाइनली वेस्ट बंगाल ने अपना एक एजुकेशन पॉलिसी लाया है और उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को लॉन्च करा है और उसका नाम दिया है जो एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लाया है उसका नाम दिया है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023। तो एक बात आप याद रखना कि 3 लैंग्वेज फार्मूला किसके द्वारा लाया गया, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया है। और ये फार्मूला कौन से क्लास में लागू होगा, तो क्लास 5 से लेकर के 8 तक लागू होगा। और फाइनली वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इन्होंने अपना लिया है। लेकिन इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये हायर एजुकेशन सेक्टर में ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि ये प्राइमरी या मिडिल में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो वेस्ट बंगाल ने मई, यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, 31 मई 2023 को अनाउंस किया कि ये एक्सेप्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, बट ये कॉलेज लेवल पे रन करेंगे, ठीक है ना। जो इनका स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे ये अपना फार्मूला ही लॉन्च करेंगे और ये इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के ऊपर ये वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला किस राज्य के द्वारा लाया गया है, तो ये याद रखना वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया है। और साथ ही ये जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताएं इसको आप लोग एक बार देख लेना। अभी G20 समिट है तो समिट के ऊपर पूरा हम देखेंगे, तो अभी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। जो छोटे छोटे पॉइंट्स से पहले हम उसे डील कर लेते हैं, उसके बाद G20 को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे सब जगह आप G20 आप देखोगे। यहाँ पे देखो फाइनली सेडिशन के ऊपर बातचीत चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो एक पटिशन चैलेंज किया गया है सेडिशन के ऊपर, तो इसके ऊपर 12 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना बैठ करके बातचीत करने वाली है या अपना जजमेंट देने वाली है। इसमें सिटीजन से रिलेटेड जो आपके लॉ है उसको एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखो सेक्शन 124A इसके बारे में देख लेना, ठीक है ना। और क्या है, तो बस यही है। तो इस पॉइंट्स को एक बार देख लेना, क्योंकि अभी क्या किया गया है कि बहुत सारे नाम बदले गए हैं, 3 लॉज के नाम बदले गए हैं जिसका भारतीय नामाकरण किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता बिल और रिप्लेस द कॉलोनियल इंडियन पैनल कोड CRPC या IPC 1960 को रिप्लेस कर रहा है। वहीं पे आप देखो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये रिप्लेस कर रहा है
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी को, और यहाँ पे साक्ष्य वाला रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। सेडिशन का जो सेक्शन है वो है 1 to 4 ए, ये पार्ट ऑफ द आईपीसी में, समझ रहे हो ना। और ये आपका इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो बिल आपका लाया गया है, न्यू बिल लाया गया है, उसमें सेडिशन टर्म को यूज किया गया है, ठीक है ना। यूज अवॉइड द यूजिंग द सेडिशन टर्म बट डिस्क्राइब द ऑफेंस एज ए इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सेडिशन वर्ड को तो उसमें मतलब कि अभी जो न्यू बिल लाया गया है उसमें सेडिशन वर्ड को तो इन्होंने ध्यान में नहीं दिया है, मतलब कि उसको तो रिमूव किया है, लेकिन उसके जगह पे कुछ नए टर्म्स को यहाँ पे ऐड डाउन कर दिया गया है। इसी के ऊपर बातचीत चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या फैसला देती है नहीं देती है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं आगे और देखते हैं कि आपके लिए और क्या है न्यूज़। तो देखो गाइज, आज के पूरे आपके एग्जाम में अगर पूरे न्यूज़पेपर में मैं अगर एक बात करूं तो आज के आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट, या आपको मैं ये कहूं कि एग्ज़ाम में आने वाला क्रंची जो पॉइंट है वो है आपका ये वाला। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा, और देखो इसको कहाँ पे दे रखा है, कौन से पेज पे दे रखा है, बहुत नीचे ये न्यूज़ दिया गया है, काफ़ी नीचे पेज नंबर 10 पे दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका। और इसमें क्या हुआ है कि वेमनाथ फॉरेस्ट में एक सर्वे किया गया, और सर्वे पाया गया है कि 67 ऐसे स्पीसीज है, यानी कि 67 स्पीसीज रेप्टाइल फाउंड किए गए हैं, और वहीं पे 59 एम्फीबियन रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो एम्फीबियंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता दूं तो बेसिक सा ये होता है कि वैसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक एनिमल का टाइप ही होता है। देखो एम्फीबियन क्या है, एनिमल का एक टाइप होता है, बट ये पानी और लैंड दोनों में रह सकता है, यानी कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन एनिमल कहते हैं। तो ये ऐसे 59 ऐसे जीव पाए गए हैं और 67 आपके रेप्टाइल्स पाए गए हैं। अब कौन कौन से पाए गए हैं ये जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे नाम आप याद भी नहीं रख सकते हो, और इतने नाम इसके लिए याद रखोगे एक क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। बट ये याद रखना कि हाँ इतने स्पीसीज कहाँ फाउंड किए गए हैं, तो वेमनाथ फॉरेस्ट में फाउंड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और छोटे मोटे न्यूज़ में मैं बताऊं तो यहाँ पे विक्रम लैंडर टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें चंद्रयान सेकेंड मिशन जो 2019 में लॉन्च किया गया था उसके की पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। ऑर्फन डिजीज जो है भारत में बहुत मतलब कि इसके ऊपर बातचीत किया गया है, तो इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर से G20 ग्लोबल कॉर्पोरेशन के ऊपर बातचीत किया गया है। अब जो छोटे मोटे न्यूज़ आर्टिकल थे वो हम लोगों ने डील कर लिया है, देख लिया है। अब हम फाइनली बिग पिक्चर में आते हैं और देखते हैं हम किसको, G20 को। G20 समिट कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। और यहाँ पे ग्लोबल साउथ, चलो एक एक करके अब डील करते हैं। तो आ जाते हैं पहले फर्स्ट पेज पे और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखो तो G20 क्लिंचेस नाउ दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है ना। जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पे G20 ने अपना मतलब कि सहमति जता दिया है, और दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर बहुत सारी बातचीत की गई है। इसमें जो मेन मुद्दा बना रहा कल के वो था यूक्रेन पैराग्राफ्स के ऊपर। तो यूक्रेन पैराग्राफ्स क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक सी बताऊं। और यहाँ पे दूसरा मुद्दा था अफ्रीकन यूनियन। गाइज देखो पिछले न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बातचीत चल रही है, कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाएगा। जब समिट के लिए सभी जो भी राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लीडर्स आए हुए हैं, जब उनकी बैठक हुई तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डॉक्यूमेंट या यूँ कहा जाए तो एक रेजोल्यूशन लाया, और उसमें था कि हम अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना चाहते हैं, G20 देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी और फाइनली अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का हिस्सा बन गया है। तो अब G20 का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अभी नाम के ऊपर कोई भी क्लियरेशन नहीं आया है कि G20 जो है G21 होगा या G20 ही रहने वाला है। लेकिन फाइनली अफ्रीकन यूनियन अब बन चुका है G20 का हिस्सा, और हमारे देश के लिए और हमारे देश में जो समिट हो रहा है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है,
क्यों माना जा रहा है? क्योंकि गाइस देखो प्रेसिडेंसी हर साल प्रत्येक साल बदलती रहती है और ये अभी चेंज होती रहती है। इस बार मौका हमें मिला था, हमने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसको लेकर के पूरा विश्व याद रखेगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात किया गया है, इसमें यूक्रेन पैराग्राफ्स के ऊपर बात किया गया है, इसमें इथेनॉल के ऊपर बातचीत किया गया है। समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे पॉइंट है जिसमें बातचीत किया गया है। तो एक-एक पॉइंट्स को ऐसा नहीं है कि हाँ, अब सारे पॉइंट्स को एक बार में डील किया जाए। बट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात किया गया है। क्लीन एनर्जी में इथेनॉल को पूरे ग्लोबली तौर पे पेट्रोल में 20% मिलाने की बातचीत चल रहा है। यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाए, ठीक है ना? इसकी बातचीत के ऊपर ये लॉन्च किया गया और ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिस प्रोग्राम का नाम दिया गया है, एक अलायंस बना है इसके ऊपर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है ना? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम का मकसद ये होगा या इसका मकसद ये होने वाला है कि पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल को कैसे ब्लेंड किया जाएगा और किस तरीके से मिलाया जाएगा। और ये मतलब कि जो भी G20 देश हैं उन तमाम देशों में इस चीज़ को लॉन्च करने की बातचीत किया गया है और फाइनली इसको भी सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना? वहीं से ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का भी शुरुआत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि G20 जो समिट है, ये सेशन है, ये कहता है कि वन अर्थ का मतलब है कि G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन एंड यहाँ पे अर्ज लीडर्स टू द कॉमन्स वर्क ऑन द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। सिंपल सी बात है गाइस कि जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, अगर इससे नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये जो हम कहते हैं ना कि अर्थ वन फैमिली है, इसको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जब देखो तो यूएनएफएफसी का जब रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कार्बन CO2 को लाना पड़ेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका लेवल हमको प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे लाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लाते हैं तो जितने तेज़ी से अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग आएगा और जो भी यहाँ पे आप कह लो कि जो भी है, ठीक है ना? जो भी कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उस तरीके से ग्लेशियर वगैरह सब कुछ पिघल जाएंगे, पानी ही पानी हो जाएगा सब कुछ। कई देश ऐसे हैं जो डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था भी और इसको लाया भी गया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए सोलर पैनल का भी ऊपर बातचीत चला है और फाइनली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी शुरू किया गया है। उसके बाद क्लीन एनर्जी इससे जनरेट किया जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। फिर यहाँ पे देखो जापान G7 चेयर ब्रिज द गैप विथ ऑन यूक्रेन। यहाँ पे एक चीज़ देखो गाइस, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है। वो क्या है? तो यहाँ पे देखो उड़ीसा का कोणार्क व्हील को लाया गया, उड़ीसा से कोणार्क व्हील को लाया गया, ठीक है ना? उड़ीसा के कोणार्क में ये व्हील था, ठीक है ना? इसको लाया गया है और ये सेंटर स्टेज पे रखा गया है G20 वेन्यू में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि कहा जाता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना? वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। यहाँ पे देखो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है ना? तो ये चीज़ें रखी है। तो एक बात आप याद रखना कि जो कोणार्क व्हील है ये कहाँ से लाया गया है? तो उड़ीसा के जो सन टेम्पल है वहाँ पे ये लगाया गया था, तो वहाँ से इसको लाया गया है और इसको मेन थीम में रखा गया है आपका G20 के वेन्यू में। बट सवाल यह ये है कि इस व्हील को किसने बनवाया है, इस कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया है? तो इसको याद रखना और इसके बारे में एक बार गूगल सर्च कर लेना, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बना दूँ तो ये जो कोणार्क व्हील है इसको बिल्ड किया गया था 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और उस समय जो राजा थे नरसिम्हा देव प्रथम, तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है ना? और उसके बाद ये और भी इससे ज़्यादा रिलेटेड जो ही पॉइंट्स होंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर में एक बार जा कर के देख लेना, आपके लिए और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोबल वार्मिंग की जब मैंने बात किया था तो आपको बताया था कि देखो यहाँ पे फाइनली अब डिक्लेरेशन हुआ है कि
फॉर्मली तौर पे इसको मान लिया गया है कि देखो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोगों को नेट ज़ीरो पे आना पड़ेगा। और G20 जो देश हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया है इस समिट में कि हम लोग नेट ज़ीरो पे आ जाएँगे और सोलर पैनल वगैरह के ऊपर या जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे देखो जो फाइनेंस ट्रैक G20 पनिश द फॉरवर्ड द क्रिप्टो रेगुलेशन। देखो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर भी सारे देशों ने अपनी सहमति जता दी है कि एक तरीके का हम रेगुलेशन करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो जो है उसके ऊपर अगर बातचीत नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी देश के जो पैसे वगैरह हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी रेगुलेशन को काफ़ी हार्ड किया जाएगा, ऐसी बातचीत किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह सब लोगों का इसमें कुछ सहमति बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ फॉर द डेमोक्रेसी और यहाँ पे इंडिया US टाइज व्हाइट हाउस, ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हुई है। फिर यहाँ पे डिनर प्लान वाला जो था उसके ऊपर भी है, तो ये तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो ये आप लोग गाइज एक बार देख लेना G20 के ऊपर। मैं आता हूँ डायरेक्ट कॉरिडोर के ऊपर, तो यहाँ पे एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना, और वो कॉरिडोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि ये यूरोप लेवल पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इंडिया, सऊदी अरबिया ने ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन एंड US फॉर द इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 4 ऐसे देश आए हैं जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं, या इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये चलेगा, भारत में होगा, सऊदी अरबिया में होगा, यूरोपियन यूनियन और US से होकर के ये कॉरिडोर गुजरने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं, चाहे इकोनॉमिक तौर पे कह लो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट चलाया जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसे बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपके G20 समिट में लिया गया है। और भी यहाँ पे देखो तो सऊदी अरबिया, रेड सी कोस्ट वगैरह बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसी को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेपर में चीज़ें हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हो इतना, मतलब कि जल्दी, समझ रहे हो ना। तो ये था एंटायर थिंग्स जो हमने बातचीत कर लिया है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, रेट ज़रूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।